स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज के बारे में वैसे आपने लास्ट क्लास में भी बात की थी, उस वहां पर आपने एंट्रोपी को जनरेट किया था एक तरह से। तो वहां पर एंट्रोपी जनरेट करने के बाद हमने बात की थी कि एंट्रोपी को हम कंप्लीट वैल्यूमेट की फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते, एस से इसको एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते थे, और एस जो है हमारा एंट्रोपी जो है वो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, वहां पर मैंने आपको बताया भी था। तो एंट्रोपी को अगर हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम उसका चेंज कैलकुलेट करते हैं विच इज डेल्टा एस। तो डेल्टा एस को ही आज हमने स्टडी करना है कि एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसको हमें पढ़ना है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए सेपरेटली पढ़ना है। अब ये चीज देखिए, हमने डेल्टा एस को या एस को कहां से जनरेट किया था? कार्नोट साइकिल की हेल्प से हमने जनरेट किया था, वहां से हमने एफिशिएंसी वाला फैक्टर उठाया, उसकी हेल्प से हमने एस तक अपनी स्टडी की। तो वहां से हमारे पास एक फैक्टर आया था क्यू बाय टी। तो डेल्टा एस की वैल्यू आपकी क्या आई थी? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। तो ये जो फैक्टर आपके पास आया था, ये हमारा ये रिलेशन जो है वो हमारा किसकी हेल्प से मिला था? कार्नोट साइकिल की हेल्प से मिला था। तो अब वो कार्नोट साइकिल की हेल्प से अगर हमें इसको स्टडी किया है तो कार्नोट साइकिल की तो एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी उसकी? कि कार्नोट साइकिल हम उसी सिस्टम को बोल सकते हैं जो कि हमारा साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रहा है, आइसोथर्मली काम कर रहा है और रिवर्सिबली काम कर रहा है। तो क्या कंडीशंस थी उसकी? कि सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, आइसोथर्मल होना चाहिए, मतलब आइसोथर्मल कंडीशन पर काम करे। दूसरा थर्ड वन इज रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबली सिस्टम काम करे। मतलब मेरा सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो जब मतलब अपने चेंज इन स्टेट कर रहा है तो वो हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में चेंज करे। साइक्लिक प्रोसेस में मतलब एक स्टेट पर है सिस्टम, उस स्टेट से वो किसी दूसरी स्टेट पर जा रहा है, बट उस दूसरी स्टेट से पर जाने के बाद वो वापस वहीं पर आ जाए। दैट मीन्स वो साइक्लिक वर्क कर रहा है कि जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया है। तो वो साइक्लिक होना चाहिए, आइसोथर्मल होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलोगे, और साथ ही साथ वो रिवर्सिबल होना चाहिए। वहां से हमने रिलेशन देखी थी एंट्रोपी के लिए, क्या? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। तो ये हमारे पास अभी तक एंट्रोपी की रिलेशन आई है। अब इस चेंज इन एंट्रोपी को ही हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने इसको स्टडी करना है कि रिवर्सिबल में एंट्रोपी चेंज क्या आएगा और इरिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी चेंज क्या आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम तो बात कर रहे हैं कि जो डेल्टा एस हमने कैलकुलेट किया वो तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस पर ही एप्लीकेबल है, क्योंकि हमने जनरेट ही यहां से किया था कि डेल्टा एस साइक्लिक आइसोथर्मल रिवर्सिबल सिस्टम पर ही एप्लीकेबल है। तो इसके लिए हम इरिवर्सिबल के लिए स्टडी कैसे कर सकते हैं इसको, ये चीज अब आगे हमने देखनी है। पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल सिस्टम की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इरिवर्सिबल सिस्टम की। तो उसके लिए वन बाय वन हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं एंट्रोपी चेंज, entropy change in reversible system, in reversible system। तो उसके लिए सबसे पहले अपना सिस्टम अज्यूम करो जो कि रिवर्सिबली काम कर रहा है। अगर वो सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा है तो इसका मतलब वहां पर हीट जो अब्सॉर्ब की जाएगी वो भी रिवर्सिबली अब्सॉर्ब की जाएगी, और जो भी सिस्टम वहां से रिलीज करता है हीट को वो भी हीट कैसे मतलब चेंज करेगा? वो रिवर्सिबली ही करेगा। मतलब क्या कहा कि अगर सपोज करो कोई भी सिस्टम है मेरे पास, ए सिस्टम है, ये सिस्टम सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब करेगा। सपोज करो इसने क्या अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब की, तो अब्सॉर्ब करने के बाद ये जो भी हीट अब्सॉर्ब कर रहा होगा वो कैसे अब्सॉर्ब करेगा? रिवर्सिबली हीट अब्सॉर्ब करेगा। तो सिस्टम सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करेगा, सिस्टम मेरा हीट अब्सॉर्ब करेगा, सिस्टम हीट अब्सॉर्ब करेगा कहां से? सराउंडिंग से। सराउंडिंग से अगर वो हीट अब्सॉर्ब करेगा, सपोज करो उसने क्या अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब की है, तो वो उसको रिवर्सिबली
सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हमारे पास तो कंडीशन ही यही है कि अगर मुझे एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है और अगर उसके लिए क्यू रिवर्सिबल बाय टी वाले रिलेशन को मैंने यूज करना है, अगर मेरे अभी तक तो मैंने एंट्रोपी को इसी फॉर्म में पढ़ा है कि एंट्रोपी चेंज क्यू बाय टी की फॉर्म में कैलकुलेट की जा सकती है जहां पर क्यू हमारा रिवर्सिबल हो। तो हमने अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो सिर्फ रिवर्सिबल सिस्टम के लिए ही की है। तो अगर मैं रिवर्सिबल सिस्टम अज्यूम करके चल रही हूँ कि भाई मेरा रिवर्सिबल सिस्टम है, तो उस टाइम पे मेरा सिस्टम हीट अब्सॉर्ब करेगा कहाँ से, सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करेगा। और सपोज करो उसने क्यू रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब की है। उसके बाद बात आती है हमारा एक प्रोसेस होता था जहां पर सिस्टम हीट रिलीज भी कर रहा होता था। याद है कार्नोट साइकिल में हम दो टेम्परेचर लेते थे T2 और T1। T1 पर वो हीट अब्सॉर्ब करता था और T1 पर वो हीट रिलीज करता था। तो T2 अब्सॉर्ब करने के बाद T2 टेम्परेचर पर वो हीट अब्सॉर्ब करता था और T1 पर वो हीट रिलीज कर रहा होता था। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर रिलीज करता था उसको हमने Q2 से डिफाइन किया था। फिर उसके बाद जब सिस्टम T1 टेम्परेचर पर जाता था वो, तो उस टाइम पर वो हीट रिलीज करना स्टार्ट कर देता था। तो अब क्या है, हीट अब्सॉर्ब कहाँ से करेगा सिस्टम, सराउंडिंग से। क्योंकि सपोज करो मेरे पास ये कोई मेरा सिस्टम है, ये अगर कोई मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, यहां से इसके पास हीट प्रोवाइड की जा रही है किसी भी डायरेक्शन से। तो वो हीट आ कहां से रही है, सराउंडिंग से ही आ रही है। तो ये जो हीट इसको सराउंडिंग से मिल रही है, तो अब्सॉर्ब अगर इसने सराउंडिंग से की है तो ये रिलीज भी कहां करेगा, सराउंडिंग में करेगा। अब वो सराउंडिंग आपकी कुछ भी हो सकती है, तो वो सराउंडिंग में जब हीट रिलीज करेगा, तो अगर सिस्टम मेरा रिवर्सिबली ही काम कर रहा है तो सराउंडिंग में हीट रिलीज टू सराउंडिंग वो भी रिवर्सिबली ही करेगा। क्योंकि सिस्टम काम कैसे कर रहा है, रिवर्सिबली। सिस्टम का काम ही क्या है, रिवर्सिबली। तो अगर वो रिवर्सिबल काम कर रहा है तो वो हीट रिलीज जो करेगा जितना भी अमाउंट, तो वो क्यों रिवर्सिबल हीट ही रिलीज करेगा और क्यों रिवर्सिबल हीट ही अब्सॉर्ब करेगा। अगर ऐसा सिस्टम काम कर रहा है, मतलब रिवर्सिबली वर्क करके अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब सिस्टम कर रहा है क्यों रिवर्सिबल, और सराउंडिंग को कितनी मिल रही है, वो भी क्यों रिवर्सिबल मिल रही है। तो एंट्रोपी चेंज दोनों में आएगा, एंट्रोपी चेंज सिस्टम में भी आएगा, एंट्रोपी चेंज मेरा सराउंडिंग में भी आएगा। अगर दोनों में एंट्रोपी चेंज आएगा तो अगर हम उनकी वैल्यूज लिखें, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के लिए अगर हम एंट्रोपी चेंज लिख रहे हैं तो वो वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपकी, डेल्टा S इज इक्वल टू फॉर सिस्टम, डेल्टा S फॉर सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। और अगर मेरा सिस्टम एक आइसोथर्मल टेम्परेचर पर काम कर रहा है, आइसोथर्मल कंडीशन पर काम कर रहा है, तो उसका कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। सपोज किया हमने किसी T टेम्परेचर पर मेरा सिस्टम वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर मेरा टेम्परेचर क्या रहेगा, T, क्यू रिवर्सिबल बाय T। इसी तरह से अगर हम डेल्टा S फॉर सराउंडिंग कैलकुलेट करते हैं, सराउंडिंग के लिए अगर मैं डेल्टा S वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो भी क्या आएगी, क्यू रिवर्सिबल बाय T, क्यू रिवर्सिबल बाय T। बट एक चीज ध्यान रखना, डेल्टा S ऑफ सिस्टम ये जो है हमारी पॉजिटिव वैल्यू रखती है और डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग हमारी नेगेटिव वैल्यू रखती है। अब उसका रीजन सुनो कि ऐसा क्यों है। सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स उसमें कुछ अमाउंट इंक्रीज हो रहा है हीट का, तो वो अमाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस। जो क्यू रिवर्सिबल आएगा वो हमारा प्लस वैल्यू रखेगा। बट सराउंडिंग से हीट जा रही है, सराउंडिंग अब मतलब सिस्टम को देगा तभी तो सिस्टम काम करेगा ना। क्या प्रोसेस है देखो, ये मेरा सिस्टम, ये हमारा सराउंडिंग सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेगा, क्या वो रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट इसने प्रोवाइड करी, सिस्टम को प्रोवाइड करी, किसने प्रोवाइड करी, सराउंडिंग ने प्रोवाइड करी। तो सिस्टम की तो हीट इंक्रीज हो गई, सिस्टम की तो हीट इंक्रीज हो गई और सराउंडिंग की हीट मेरी डिक्रीज हो गई। जिसके पास अमाउंट इंक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू पॉजिटिव और जिसके पास से जो अमाउंट है वो डिक्रीज हुआ है हीट का उसकी वैल्यू नेगेटिव। तो इसके लिए जो ये हमारा सिस्टम के लिए जो क्यू की वैल्यू आएगी वो क्यू रिवर्सिबल हमारा पॉजिटिव वैल्यू रखेगा।
क्या कहा, सिस्टम को हीट मिली है सराउंडिंग से, इसके पास हीट का अमाउंट इंक्रीज हुआ है, और अगर अमाउंट इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव हुआ है, और पॉजिटिव चेंज आया है तो वो हमारे उस टाइम पे मेरी क्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब हीट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। अब यहां देखो सराउंडिंग के पास क्या हुआ है, सराउंडिंग ने हीट दी है, सराउंडिंग की तरफ से हीट आई है, तो इसका मतलब जितनी हीट सराउंडिंग हमारी सराउंडिंग के पास थी उसमें से कुछ अमाउंट हमारा डिक्रीज हुआ है, और अगर डिक्रीज हुआ है दैट मीन्स नेगेटिव चेंज आया है, दैट मीन्स मेरा क्यू रिवर्सिबल जो है सराउंडिंग का वो नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव वैल्यू सराउंडिंग की क्यों आएगी, क्योंकि, और पॉजिटिव वैल्यू हमारी सिस्टम की क्यों आएगी, वो सभी को समझ आया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया नेगेटिव साइन, यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव साइन, इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग जो कैलकुलेट होके आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू रखेगा, और डेल्टा एस सिस्टम जो कैलकुलेट होके आएगा वो हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। तो यहाँ से हमारे पास दोनों के लिए एंट्रोपी चेंज वैल्यू आ चुकी है, सिस्टम के लिए भी और सराउंडिंग के लिए भी। और अगर दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं तो अगर मैं टोटल एंट्रोपी चेंज की बात करूं, टोटल एंट्रोपी चेंज, इसका मतलब क्या, देखो क्या होता है आपका एंट्रोपी, वैसे एंट्रोपी 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 बार बार हम ये वर्ड बोलते जा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है डिग्री ऑफ रेंडमनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस का मीनिंग क्या होता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, और इसका डिग्री ऑफ रेंडमनेस का मीनिंग क्या है, सिस्टम है हमारे पास कोई भी, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, जिसमें भी है, सपोज करो मेरे पास यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं, ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम को सराउंडिंग क्या करती है, हीट प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पर हीट प्रोवाइड की जा रही है अगर सिस्टम को, तो इसमें हीट प्रोवाइड करने से सिस्टम में क्या चेंज आएगा, इसके पार्टिकल्स जो भी हैं सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में, हम मोस्टली केस में अपने सिस्टम को लिक्विड या गैसियस स्टेट में मानते हैं, तो अगर ये लिक्विड है या गैसियस स्टेट में है तो उस टाइम पे जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो इस सिस्टम में क्या चेंज आएगा, इस सिस्टम में चेंज ये आने वाला है, जैसे ही सिस्टम को हीट मिलेगी उसके पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उनमें मोशन होने लग जाएगा पार्टिकल्स में, और पार्टिकल्स में मोशन हो रहा है तो वहां पर कहीं ना कहीं रैंडमनेस आ जाएगी। तो इसका मतलब जैसे ही आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की तो पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से वहां पर रैंडमनेस बढ़ गई है, और अगर रैंडमनेस बढ़ गई है दैट मीन्स रैंडमनेस नहीं, वो एंट्रोपी बढ़ी है, क्योंकि हमारी एंट्रोपी का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो यहां से जैसे ही मैंने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करी वहां से वहीं पर मेरे पार्टिकल का मोशन बढ़ गया और ज्यादा तेज तेज पार्टिकल्स मूव करने लगे, क्योंकि उनको हीट की फॉर्म में टेम्परेचर मिल रहा है, मतलब टेम्परेचर की फॉर्म में हीट मिल रही है। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे उनमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ने के बाद का मतलब है उसका एंट्रोपी का इंक्रीज होना। तो इसका मतलब हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि सिस्टम की एंट्रोपी तो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, और यहां से हमने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें सराउंडिंग की, सराउंडिंग ने क्या किया, जो सिस्टम को हीट मिली है वो कहां से आई, सराउंडिंग से। इसका मतलब सराउंडिंग से हीट ले ली, और अगर सराउंडिंग से हीट ले ली तो उसके पार्टिकल जिस भी मोशन में थे उनके पार्टिकल्स की मोशन जो है और स्लो हो जाएगी, क्योंकि उनको टेम्परेचर अब कम मिलने लग गया है, और अगर कम टेम्परेचर मिल रहा है तो उसके पार्टिकल्स की डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो है वो हमारी डिक्रीज कर जाएगी, और अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिक्रीज करती है तो इसका मतलब हमारी एंट्रोपी डिक्रीज कर गई है। समझ आया। तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है सराउंडिंग की, वो किस रीजन की वजह से, क्योंकि उसके पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो कम हो गई है, और अगर पार्टिकल की मूवमेंट कम हुई है तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हुई है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस अगर कम हुई है तो इसका मतलब एंट्रोपी हमारी कम हो गई है। तो यहां से हमारे पास जो ये दो वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है, वो रीजन यही है कि सिस्टम को हीट मिली, उसने अब्सॉर्ब किया, तो इसका मतलब उसमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस पार्टिकल्स की बढ़ गई, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ी है तो इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। तो एंट्रोपी जो चेंज आया है, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो हमें इंक्रीज होके
मिली है, पॉजिटिव वैल्यू मिली है। और इसी तरह से सराउंडिंग ने हीट प्रोवाइड की है, सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट दी है, और इसका मतलब उसमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस सराउंडिंग में डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज हुई है, और डिग्री ऑफ रैंडमनेस अगर कम हो गई है तो इसका मतलब हमारी एंट्रोपी भी कम हो गई है। इसका मतलब जो चेंज आएगा एंट्रोपी में वो हमारा नेगेटिव चेंज आएगा। तो वो चीज हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दी और थ्योरेटिकली भी इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको क्या करना है, टोटल एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। टोटल एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या, सिस्टम में और सराउंडिंग में दोनों ने मिला के क्या चेंज किया वो चीज अब हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, दोनों को हमें ऐड करना है। मेरा टोटल एंट्रोपी चेंज विच इज डेल्टा एस, ये वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा एस अगर मैं कैलकुलेट करूं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। एस ऑफ सिस्टम तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू थी, दैट मीन्स क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब प्लस करना है हमें डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग विच इज नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव पॉजिटिव यहां पर क्या बना देगा, नेगेटिव, तो यहां आ जाएगा आपका माइनस, और डेल्टा एस सराउंडिंग, और सॉरी डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू क्या है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी विद नेगेटिव साइन। तो डेल्टा एस आपका क्या आ जाएगा, क्यू रिवर्सिबल बाय टी माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी। तो अब इसके बाद देखो ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव साइन के साथ तो हैं, बट इनमें मतलब ये दोनों वैल्यूज में नेगेटिव साइन है, बट इनका मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जितना मेरा डेल्टा एस सराउंडिंग सिस्टम का डेल्टा एस सिस्टम जो भी वैल्यू रखेगा क्या थी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। जितना सिस्टम हीट अब्सॉर्ब करेगा उतना ही तो सराउंडिंग से लॉस हुआ है ना। जितना अब सराउंडिंग से जितनी भी हीट प्रोवाइड की जाएगी वो मिलेगी सिस्टम को। ये इसका मतलब सराउंडिंग ने जितनी हीट दी सिस्टम ने उतनी हीट अब्सॉर्ब की है। तो दैट मींस डेल्टा एस सिस्टम जो भी आएगा, सराउंडिंग जो भी आएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग वो किसके इक्वल आएगा, जितनी उसने हीट दी होगी सिस्टम को उसी के बेसिस पे हमारा चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो सिस्टम को जितनी हीट दी होगी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सिस्टम से के पास जितनी हीट आई है वो सराउंडिंग से आई है, सराउंडिंग जितनी देगा वही सिस्टम के पास जाएगी। इसका मीनिंग समझो कि दोनों में एक्सचेंज जो है वो इक्वल अमाउंट का हुआ है, बट वो एक्सचेंज जो है सिस्टम के पास वो चीज बढ़ी है, मतलब इंक्रीज हुई है। वही चीज, वही हीट जो सिस्टम को मिली है वही हमारी हीट सराउंडिंग से कम हुई है। इसका मतलब डेल्टा एस में सिस्टम में अगर वो इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस सिस्टम अगर मेरा बढ़ रहा है तो डेल्टा एस सराउंडिंग मेरा डिक्रीज हो रहा है, और इक्वल अमाउंट में हो रहा है क्योंकि जितनी हीट इसको मिली उतनी हीट यहां से दी गई है। दैट मीन्स यहां से मैं कह सकती हूँ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये चीज सभी को समझ आई कि यहां से हमने ये रिलेशन क्यों लिखा, क्योंकि सिस्टम को जितनी हीट मिली उसकी वजह से अगर मेरी सिस्टम की एंट्रोपी चेंज इंक्रीज हुई है तो सराउंडिंग की डिक्रीज भी उसी हीट की वजह से हुई है कि जो सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट दे दी है वो वहां से हीट डिक्रीज होने की वजह से डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हुआ और उसी की वजह से एंट्रोपी हमारी कम हुई। तो वहां ये दोनों अमाउंट हमारे होंगे इक्वल, बट नेगेटिव साइन के साथ, मतलब नेगेटिव चेंज के साथ इक्वल, और नेगेटिव मतलब ऑपोजिट होंगे। तो इसके बाद अगर ये रिलेशन है दैट मीन्स मैं यहां से लिख सकती हूँ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। जस्ट इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसी रिलेशन है, तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं
तो डेल्टा एस जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। कब? अगर मेरा ये डेल्टा एस सिस्टम है और ये इसको मैं प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकती हूँ यहाँ, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना डेल्टा एस सराउंडिंग की। डेल्टा एस सराउंडिंग जो है आपका वो नेगेटिव क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ये फैक्टर है। तो इसको मैं नेगेटिव साइन को इसी को प्रोवाइड करके बीच में कौन सा साइन आ सकता है? प्लस, तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो यहां से हमने क्या चीज ऑब्जर्व की? अगर सिस्टम की और सराउंडिंग की कंबाइंड एंट्रोपी चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं। कंबाइंड एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या हुआ कि अगर सिस्टम में एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज कंप्लीटली कितना आया है, हमने ये चीज तो देखो देख ली है। सिस्टम की एंट्रोपी चेंज अब्जॉर्प्शन की वजह से, हीट ऑफ अब्जॉर्प्शन की वजह से मतलब इंक्रीज करेगी और सराउंडिंग की हमारे डिक्रीज करेगी। ऑपोजिट हो जाएगा उसी टाइम पे अगर सिस्टम रिलीज करने लग जाए। क्या कहा? सिस्टम, अभी तो हमने ये चीज देखी है कि सिस्टम अगर हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम अगर हीट अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो अब्जॉर्ब कहां से करेगा? सराउंडिंग से। बट तब तो हमारा डेल्टा एस क्या आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू रख रहा है, मतलब एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। बट इन केस हीट रिलीज करने लग जाए, अगर हमारा सिस्टम हीट रिलीज करने लग जाए, तब हमारा एंट्रोपी चेंज सिस्टम का नेगेटिव हो जाएगा। और हीट अगर रिलीज करेगा तो वो जाएगी कहां पे? सराउंडिंग के पास। तो सराउंडिंग के पास जाएगी तो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज जो है वो, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाएगी। तो दोनों का ऑपोजिट चलेगा। जहां जो भी हमारा सिस्टम, जिस भी सिस्टम को या सराउंडिंग को हीट मिल रही होगी, उसकी तो एंट्रोपी चेंज हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और जहां से मतलब जिससे मिल रही होगी वो हमारा मतलब जहां से आ रही है हीट, वो हमारा नेगेटिव वैल्यू रखेगा। तो यहां से हम एंट्रोपी चेंज की अगर बात करें तो सिस्टम की अगर एंट्रोपी चेंज इंक्रीज कर रही है तो सराउंडिंग की डिक्रीज करेगी। और इन केस सिस्टम की एंट्रोपी चेंज अगर हमारी डिक्रीज कर जाएगी तो उस केस में हमारी सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी, और सॉरी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां से हमने क्या चीज ऑब्जर्व की? अगर किसी भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस कि अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज इक्वल टू 0 आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिस्टम की इंक्रीज करी तो सराउंडिंग की डिक्रीज, सिस्टम की डिक्रीज करी तो सराउंडिंग की इंक्रीज कर जाएगी। तो ये चीज, ये हुआ हमारा एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपकी, ये आगे भी बार बार यूज होगी कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज इक्वल होगा 0 के, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। या तो यूं कह लो कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इसकी कम होगी, इसकी कम होगी तो इसकी बढ़ेगी, सॉरी इसकी कम होगी तो इसकी बढ़ेगी। सिर्फ यही रिलेशन रहेगा इनमें। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो रिवर्सिबल के केस में आपका एंट्रोपी चेंज की रिलेशन रहेगी ये। अब हमें देखना है कि इरिवर्सिबल के केस में क्या होगा। इरिवर्सिबल में हमारा क्या चेंज आएगा? एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखिए, हमने अभी जो साइक्लिक वो क्या, सॉरी कार्नोट साइकिल जो किया था, कार्नोट साइकिल में हमने क्या कहा था? हमारा सिस्टम कैसे काम करना चाहिए? रिवर्सिबली काम करना चाहिए। क्या कंडीशंस दी थी हमने? वो साइक्लिक हो, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल, ये इस तरह से काम करे मेरा सिस्टम, तभी मेरा एंट्रोपी चेंज क्यू रिवर्सिबल बाय टी के इक्वल होगा। अब आप रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लो। हमने देखो इससे पहले किया था एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, और अब कर रहे हैं हम एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इन दोनों में पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो, तब उसके बाद हम इरिवर्सिबल के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। उसी के बाद आपको समझ भी आएगा कि इरिवर्सिबल में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और रिवर्सिबल में हम जो अभी तक हमने रिलेशन किया वो इस तरह से क्यों किया। देखो
इरिवर्सिबल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोला जाएगा ड्यूरिंग द ऑल चेंजेस, जितने मर्जी चेंज कर रहा हो सिस्टम हमारा, उन सभी चेंजेस में अगर मेरा एक स्टेप भी इरिवर्सिबल हो जाए तो मेरा सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस बन जाता है। क्या कहा, दोबारा सुनिए, सिस्टम जितने भी चेंजेस कर रहा है, जितने मर्जी चेंजेस कर रहा हो, वो चेंजेस, जितने मर्जी चेंजेस का मतलब समझो पहले, सिस्टम किसी ए स्टेट पर है, साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए, हम कंडीशन क्या लगा के चल रहे हैं, साइक्लिक, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा सिस्टम किसी ए स्टेट पर है, मैंने कहा भाई मुझे अब इसमें चेंजेस करने हैं, चेंजेस मेरे हर स्टेप पे चेंज हो रहे हैं, मतलब हर पॉइंट पे मैं कह रही हूँ सिस्टम मेरा चेंज हो रहा है, बट यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, बट मेरा सिस्टम घूम फिर के यहीं वापस आ गया। ये मेरे सिस्टम ने काम किया, मतलब स्टेट चेंज करी। साइक्लिक देखो, वैसे तो हम साइक्लिक में कार्नोट साइकिल की बात करते हैं कि कार्नोट साइकिल की फॉर्म में हमारा सिस्टम चेंज होगा, बट मैं फॉर एक एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको दिखा रही हूँ कि सपोज करो हमारा सिस्टम यहाँ से चला, उसने किसी दूसरी स्टेट में चेंज किया, नेक्स्ट स्टेट, वो स्टेट चेंज करता रहा। ये कहता है क्या, हमारा ये जनरल प्रिस्क्रिप्शन है क्या कि भाई अगर हमारा सिस्टम किसी भी स्टेट पे, सपोज करो इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे सिस्टम यहाँ हर जगह रिवर्सिबली काम करता जा रहा था, बट किसी एक स्टेज पर सिस्टम इरिवर्सिबली हो जाए, इरिवर्सिबल उसमें कोई चेंज आ जाए, इरिवर्सिबल कोई चेंज आ जाता है, तो मेरा पूरा का पूरा सिस्टम जो भी चेंजेस कर रहा है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंडर आ जाएगा, अब वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या चीज ऑब्जर्व की, देखो हमने कि हम कह रहे हैं कि कोई एक स्टेप भी हुआ इरिवर्सिबल तो हमारा सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगा, बट हमने जो एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल के लिए किया है, तो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबली जब भी कोई सिस्टम काम कर रहा होता है तो वो बहुत ही स्लो स्टेप्स में काम करता है, बहुत स्लो स्टेप्स में काम करेगा और वो रिवर्सिबल एक्सचेंज अपना कर सकता है, मतलब अपना हीट का जो एक्सचेंज करना है उसने सिस्टम सराउंडिंग के साथ, तो वो बहुत इजीली और इक्वल अमाउंट में कर सकता है। बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल का मतलब वो अपना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करता है, जो हमारे नॉर्मली जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो आपने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था उस टाइम पे आपने रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में, इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में हमारा प्रोसेस चेंज हो या हमारा सिस्टम चेंज हो तो वो प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल होता है। और उसके लिए अगर आप लोगों को एक एग्जांपल याद हो, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि यहाँ पर अगर कोई भी, मतलब मैंने कोई सिस्टम लिया, सिस्टम के ऊपर हमने कोई एक पिस्टन लगाया, उस पिस्टन के ऊपर ना फिर हमने सैंड का एक, मतलब थोड़ी सी सैंड रखी, उस सैंड का एक पार्टिकल उठाया, फिर वो हमारा सिस्टम जैसे ही इस पार्टिकल उठाते हैं वो सिस्टम एक्सपेंड कर जाता है, जैसे ही वो पार्टिकल वापस रखती हूँ वो हमारा सिस्टम वहां पर कंप्रेस कर जाता था। तो वहां से हमने कहा था कि सिस्टम मेरा रिवर्सिबली काम कर रहा है, कि जैसे ही हम उसमें थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं फिर वापस से अगर उसको वही प्रोसीड कर रहे हैं तो वो सिस्टम उसी स्टेट में आ जाता है जिस स्टेट में पहले था, मतलब इक्विलिब्रियम फिर से वो अटेन कर लेता है। अब पूरा डिटेल में इसको नहीं करेंगे, बट स्टिल आपको ये चीज याद होगी कि भाई इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में हमारा काम होता है और वो सिस्टम हमारा रिवर्सिबल होता है। उस टाइम पे भी ये चीज हमने एक्सप्लेन की थी कि हमारा कोई भी इन जनरल कोई भी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबली काम नहीं करता है। सारे के सारे सिस्टम जितने हैं जनरली हमारे जो भी स्पॉन्टेनियसली होने वाले प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद से होने वाले जो भी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनिटी अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो सारे प्रोसेस हमारे मोस्टली कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस होने के चांसेस नेगेटिव मतलब बहुत बहुत ज्यादा कम है। कोई भी प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल नहीं होता, हमारे सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो अगर हमारे सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल हैं और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक स्टेप भी हमारा इरिवर्सिबली काम कर रहा है तो हमारा सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। बट हमने तो जो स्टडी की है डेल्टा एस के लिए एंट्रोपी चेंज तो कैलकुलेट करना है हमने, तो एंट्रोपी चेंज जो हमने कैलकुलेट किया है वो तो हमारा क्या है, रिवर्सिबल के केस में स्टडी किया हुआ है ना। तो अब हम अगर क्या जूम करके अपनी स्टडी करेंगे आगे रिवर्सिबल की, कि मेरा सिस्टम तो रिवर्सिबली ही काम कर रहा है, सिस्टम तो जो काम करेगा वो रिवर्सिबली ही होगा, बट सिस्टम के साथ एक चीज और है, वो क्या है, सराउंडिंग। तो सिस्टम
बट सराउंडिंग इरिवर्सिबली बिहेव कर रही है, तो हम फिर तो एंट्रोपी चेंज ये लेके चल सकते हैं। तो जो भी एंट्रोपी चेंज हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया उसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा क्यू इरिवर्सिबल इन केस ऑफ सराउंडिंग। तो हमने क्या कहा, सिस्टम मेरा रिवर्सिबली ही काम कर रहा है। सिस्टम की अगर मैं एंट्रोपी चेंज की बात करूं तो वो तो हमारा क्यू रिवर्सिबल बाय टी के इक्वल ही आएगा, बट मेरी सराउंडिंग जो है वो इरिवर्सिबली बिहेव कर रही है। जो हीट का एक्सचेंज है सिस्टम में, जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, सिस्टम तो रिवर्सिबली ही हीट अब्सॉर्ब करेगा, बट जो वो मतलब सराउंडिंग है वो जो प्रोवाइड कर रहा है या जो हमारा अमाउंट चेंज कर रहा है सराउंडिंग, वो हमारा इरिवर्सिबली काम कर रहा है। सराउंडिंग इरिवर्सिबल बिहेव कर रही है, तो अगर सराउंडिंग बिहेव कर रही है इरिवर्सिबली तो हमारा सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगा, क्यू इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल बाय टी। ये हमारी आई सराउंडिंग की और ये आई हमारी सिस्टम की हीट चेंज। सिस्टम और सराउंडिंग की हीट चेंज कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, टोटल एंट्रोपी चेंज अगर कैलकुलेट करें तो टोटल एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल आना चाहिए, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज। बट इससे पहले एक चीज देखिए, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए रिलेशन देखी हुई है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस, एक सेकेंड, पहले मैं डेल्टा यू लिखूंगी फॉर सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर सिस्टम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ एक सेकेंड, by using first law of thermodynamics हम क्या लिखेंगे फॉर सिस्टम, डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, क्योंकि सिस्टम तो मेरा कैसे काम कर रहा है रिवर्सिबली, तो क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। क्या होता था, क्यू माइनस डब्ल्यू रिलेशन होती थी हमारी, तो यहां पर हमने जस्ट क्या कहा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। अब अगर मैं फॉर सिस्टम लिखूं, मैंने क्या किया, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर सिस्टम अगर मैंने रिलेशन लिखनी है, सराउंडिंग के लिए अगर हम ये रिलेशन लिखेंगे तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। ये रिलेशन आ जाएगी किसके लिए, सराउंडिंग के लिए, और ये रिलेशन आ जाएगी आपकी सिस्टम के लिए। सिर्फ क्या चेंज आए, क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, क्योंकि सिस्टम तो मेरा रिवर्सिबली वर्क कर रहा था तो दोनों टर्म्स हमारे रिवर्सिबली ही रहेंगी। और अगर मेरा सराउंडिंग की बात की जाए तो सराउंडिंग हमारी कैसे बिहेव कर रही है, इरिवर्सिबल, और अगर इरिवर्सिबल बिहेव कर रही है तो क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू ऑफ इरिवर्सिबल। अब दो डेल्टा यू वैल्यूज हमारी आई हैं, डेल्टा यू ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा यू ऑफ सराउंडिंग। चेंज जितना हमारा सिस्टम में आएगा, जैसे सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है तो जितनी सिस्टम से को हीट मिलेगी वो कहां से मिली होगी, सराउंडिंग से ही मिली होगी। तो सराउंडिंग से अगर हीट मिली होगी दैट मींस हमारी जितनी भी अमाउंट सराउंडिंग से गया सिस्टम के पास, अगर उसने वहां जाकर इंटरनल एनर्जी में चेंज किया है तो यहाँ की भी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ होगा ना, तो डेल्टा यू। बट यहाँ पर जैसे हमने क्यू के बारे में कहा था ना कि क्यू इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्यू डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव वैल्यू होगी, बट यहाँ पर हम डेल्टा यू को ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, देखिए डेल्टा यू जो आपका है वो एक स्टेट फंक्शन है, ध्यान से सुनना ये पॉइंट। डेल्टा यू जो है आपका वो एक स्टेट फंक्शन है। अगर ये एक स्टेट फंक्शन है तो ये पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है। डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन, और अगर ये हमारा एक स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ,
तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। पाथ पर डिपेंड नहीं करता का मतलब क्या, सिस्टम को हीट मिल रही है या सिस्टम से हीट जा रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ ये पता है अभी मेरे में चेंज हो रहा है। जो भी एक स्टेट में था मैं कुछ और वैल्यू रख रहा था, मतलब इंटरनल एनर्जी के लिए, किसी दूसरी स्टेट पर गया, मेरी इंटरनल एनर्जी वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब उसको सिर्फ यहाँ का लेना देना है और यहाँ का लेना देना है, कैसे चेंज हुआ, कितनी एनर्जी मिली, किस तरह से हीट प्रोवाइड की गई, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो डेल्टा यू यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू ही रखेगा, यहाँ भी डेल्टा यू अगर पॉजिटिव वैल्यू ही रखेगा। मतलब चेंज की बात वो नहीं कर रहा कि सिस्टम और सराउंडिंग वो स्टेट पर स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगर वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता और एक वो स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब ये वाली डेल्टा यू और ये वाली डेल्टा यू हमारी दोनों इक्वल होंगी। और अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो ये दोनों रिलेशन भी हमारी इक्वल होंगी। और अगर ये दोनों रिलेशन इक्वल है तो क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। समझ आया? अब इसके बाद देखिए एक पॉइंट और आपको अपना प्रीवियस यूज करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही जब आपने ये रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस किए थे तो उस टाइम पे कहा था कि मैक्सिमम वर्क कर सकता है कोई भी अगर आपका सिस्टम रिवर्सिबली काम कर रहा है, कि कोई भी सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा है तो वो सिस्टम मैक्सिमम काम कर सकता है। और अगर मैक्सिमम वर्क ही मेरा सिस्टम कर सकता है तो वो रिवर्सिबल है, तो ये वाला फैक्टर मेरा ज्यादा बड़ा, ये वाला फैक्टर हमेशा बड़ा होगा। किससे? इस फैक्टर से, क्योंकि वही सिस्टम रिवर्सिबली बिहेव कर रहा है और वही सिस्टम इरिवर्सिबली बिहेव अगर कर रहा है तो उस टाइम पे मेरा जो रिवर्सिबली वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, उससे बड़ी वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है। और अगर उससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो W रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। और ऐसा अगर रिलेशन पॉसिबल है तो उस टाइम पे देखिए ये चीज याद रखना, अगर हमारा ऐसा टर्म या ऐसा फैक्टर पॉसिबल है W रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है और ये दोनों फैक्टर हमारे इक्वल भी हैं। कौन से दोनों? Q में से W रिवर्सिबल माइनस कर दे, मतलब Q रिवर्सिबल में से W रिवर्सिबल सब्ट्रैक्ट कर दे, या Q इरिवर्सिबल में से W इरिवर्सिबल सब्ट्रैक्ट कर दे। ये दोनों फैक्टर अगर हमारे इक्वल भी हैं तो यहाँ से क्या मैं ये रिलेशन लिख सकती हूँ कि Q रिवर्सिबल भी बड़ा ही होगा Q इरिवर्सिबल से। ये फैक्टर भी मेरा ग्रेटर में ही जाएगा क्यू रिवर्सिबल का इरिवर्सिबल फैक्टर से। अब देखो वो ऐसा क्यों होगा, यहाँ सपोज करो मैंने कोई फैक्टर लिया, कोई भी नंबर लिया, सपोज मैंने 5 ले लिया, 5 इज ग्रेटर देन 3। हमने ये कहा कि मेरा ये वर्क ग्रेटर है इससे, तो 5 इज ग्रेटर देन 3। इसमें से मैं फैक्टर में से 5 माइनस कर रही हूँ, इसमें से मैं 3 माइनस कर रही हूँ, बट स्टिल मेरा ओवरऑल रिजल्ट मेरा इक्वल आ रहा है। तो अगर रिजल्ट मेरा इक्वल आ रहा है फिर भी, इसका मतलब ये वाला फैक्टर जो है ये हमारा ज्यादा में से सब्ट्रैक्ट किया हो गया होगा तब जाके ज्यादा वैल्यू दे रहा है, और ये वाला फैक्टर हमारा किसी छोटे नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया गया होगा तब जाके ये हमारी इक्वल वैल्यू दे सकता है। तो यहाँ से हम मैथमेटिकल बेसिस पर रिजल्ट लिख सकते हैं कि क्यू रिवर्सिबल भी ग्रेटर ही होगा किससे? इरिवर्सिबल से। और अगर ऐसा पॉसिबल है, ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, किसी बड़े नंबर को किसी लार्जर नंबर को अगर मैं किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं, क्यों रिवर्सिबल को मैं T से डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि सिस्टम कैसे काम कर रहा है? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली अगर मेरा काम कर रहा है तो टेम्परेचर यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा और यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा। और इसको भी मैं अगर क्यों रिवर्सिबल को भी अगर मैं डिवाइड कर दूं T से, तब भी मेरी ये रिलेशन यही रहेगी कि ये वाला फैक्टर मेरा ग्रेटर रहेगा और ये वाला फैक्टर मेरा स्मॉल रहेगा। क्यों? क्योंकि सेम नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, किसी बड़े नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो वो रिजल्ट भी बड़ा नंबर ही देगा और ये हमारा एक स्मॉल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने कहा क्यू रिवर्सिबल बाय T इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल बाय T। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये तो मेरा क्या है? डेल्टा एस सिस्टम नहीं है। अभी आपने लिखा तो था डेल्टा एस सिस्टम क्या था, क्योंकि सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा था तो डेल्टा एस हमने लिखा था क्यू रिवर्सिबल बाय T। और मेरी सराउंडिंग इरिवर्सिबली वर्क कर रही थी तो मेरी डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आई थी? डेल्टा एस
सराउंडिंग, उसकी वैल्यू क्या आई थी, क्यू इरिवर्सिबल बाय टी। तो यहां से हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन डेल्टा एस सराउंडिंग। लिखा, एक सेकेंड, डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग। हमारे पास ये रिलेशन आ गई, मैथमेटिकल रिलेशन, डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन डेल्टा एस सराउंडिंग। अगर ऐसा ये रिलेशन भी अगर पॉसिबल है तो मैं इस रिलेशन को लिख सकती हूँ, जस्ट मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। क्या किया, जस्ट ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आए और ये हमारा इक्वल आ गया। अरे ये यहां पर ना भाई एक चीज याद रखना, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, वो जैसे नेगेटिव साइन उसमें किया था ना, वो ये चीज मैं इसमें पैराग्राफ कह रही हूँ, इस टॉपिक में करना भूल गई। नेगेटिव साइन आपके साथ चलेगा क्योंकि अभी भी तो सिस्टम की हीट इंक्रीज और इसकी सराउंडिंग की हीट डिक्रीज हो रही है ना, तो ये नेगेटिव साइन हमने साथ में नहीं लगाया, तो यहाँ भी माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग आ जाएगा। और नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या बनाएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। ये हो गई हमारी एक रिलेशन इरिवर्सिबल के केस में सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज के लिए डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये तो हमारी रिलेशन रही जब मेरा सिस्टम इरिवर्सिबली वर्क कर रहा है। इसका मतलब अगर मेरा सिस्टम इरिवर्सिबली वर्क कर रहा है, और इरिवर्सिबली वर्क कब करेगा कि मेरा साइक्लिक आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, रिवर्सिबल प्रोसेस ही है, बट उसमें किसी एक पॉइंट पर मेरा सिस्टम इरिवर्सिबली बिहेव कर जाता है, तो मेरा सिस्टम कैसा बन जाता है, एक मेरा इरिवर्सिबल सिस्टम ही बन जाएगा वो। तो उस टाइम पे अगर वो एक इरिवर्सिबल सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है तो तब हमारा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, वो उन दोनों का एडिशन हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। और हमने अभी रिलेशन किया था रिवर्सिबल सिस्टम के लिए, वो रिलेशन क्या आया था, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमारा रिवर्सिबल के केस में आया था, रिवर्सिबल सिस्टम के लिए, और ये रिलेशन हमारा कब आया है, इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए। इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए हमारा ये रिलेशन आई। इरिवर्सिबली सिस्टम बिहेव करता है तो वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेगा टोटल एंट्रोपी चेंज को, बट मेरा सिस्टम अगर रिवर्सिबली बिहेव कर रहा है तो टोटल चेंज इक्वल टू 0 आएगा। अब सिस्टम या तो रिवर्सिबली बिहेव कर सकता है या इरिवर्सिबली बिहेव कर सकता है। अगर मैं इन दोनों की भी कंबाइंड रिलेशन लिखूं तो वो मेरी किसके इक्वल आ जाएगी, देखिए कंबाइंड मतलब मैं रिवर्सिबल को भी कंटेन करूं उसी रिलेशन में और इरिवर्सिबल को भी, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसमें ग्रेटर देन साइन रिप्रेजेंट करता है इरिवर्सिबल को और इक्वल टू का साइन हमारा रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल को। ये हमारा इरिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा रिवर्सिबल को, मतलब ग्रेटर देन साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी एक ही मैथमेटिकल रिलेशन में हमने दोनों को इन्वॉल्व कर लिया है और दोनों ने क्या कहा कि भाई दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर हम देखें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के साथ आएगा और सिस्टम की और सराउंडिंग की टोटल एंट्रोपी चेंज अगर ग्रेटर देन 0 है तब तो मेरा सिस्टम डेफिनेटली इरिवर्सिबली बिहेव कर रहा होगा, बट अगर वो इक्वल टू 0 है तब हमारा सिस्टम डेफिनेटली रिवर्सिबली बिहेव कर रहा होगा। इसके बाद देखिए क्लॉसिस ने इस पूरी स्टडी को किया और करने के बाद उन्होंने कहा कि जब हमने इन जनरली ये चीज ऑब्जर्व की है कि सिस्टम हमारे मोस्टली सिस्टम स्पॉन्टेनियसली बिहेव करने वाले सिस्टम,
स्पॉन्टेनियस सिस्टम जो इतने भी हैं हमारे, वो सभी के सभी इरिवर्सिबली बिहेव करते हैं। इरिवर्सिबली बिहेव करते हैं। मेरे जितने भी सिस्टम है जो स्पॉन्टेनियस सिस्टम है वो इरिवर्सिबली अगर बिहेव करते हैं तो इसका मतलब सभी की डेल्टा एस चेंज जो है, डेल्टा एस ओवरऑल डेल्टा एस लिख रही हूं दोनों का कंबाइन, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। और इसका मतलब वहां से क्लॉसियस ने कंक्लूड किया, ये कहता है कि अगर मेरे सारे सिस्टम स्पॉन्टेनियसली बिहेव करने वाले सिस्टम इरिवर्सिबली ही बिहेव करते हैं तो मेरा एंट्रोपी चेंज हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां से क्लॉसियस ने कंक्लूड किया कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती जा रही है, वो एंट्रोपी हमारा चेंज नहीं, मतलब सॉरी डिक्रीज नहीं हो रही है या इक्वल टू 0 नहीं है, वो हमारी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो यहां से क्लॉसियस ने एक नई स्टेटमेंट दी है कि किसी भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल सिस्टम की अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात करें तो वो हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग की दोनों कंबाइंड एंट्रोपी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। और इसी से की वजह से उसने कहा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो मेरी इंक्रीज करती जा रही है, क्योंकि सारे के सारे आइसोथर्मल रिवर्सिबल सिस्टम भी हमारी एंट्रोपी चेंज की वैल्यू को इंक्रीज ही कर रहे हैं। तो यहां से ये टर्म हुई हमारी। इसके बाद एक फैक्टर और कर लेते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी का। क्लॉसियस ने एक इनइक्वालिटी हमें दी है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। इन्होंने क्या कहा कि अगर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जनरली हमारे सिस्टम सारे के सारे जो कोई भी सिस्टम अगर हम लेते हैं तो वो हमारा मोस्टली इरिवर्सिबली ही बिहेव कर रहा होता है। नेचुरली अकरिंग जितने भी सिस्टम है ना हमारे, वो स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहे हैं तो वो हमेशा इरिवर्सिबली ही बिहेव करते हैं। और अगर सारे सिस्टम हमारे इरिवर्सिबल बिहेव करते हैं तो वहां से हमारा कौन सा साइन चलेगा, सिर्फ ग्रेटर देन वाला। तो इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग सॉरी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, सिर्फ यही रिलेशन रहेगी। ओवरऑल रिलेशन तो हमारी ये है, बट अगर हम सिर्फ इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं और जनरली जो हमारे सिस्टम होते हैं वो इरिवर्सिबल ही अगर होते हैं तो इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए फॉर इरिवर्सिबल सिस्टम डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0, ये रिलेशन होगी। अगर ये रिलेशन है दैट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सराउंडिंग ये वाली रिलेशन कैसे आई, जस्ट हमने इसको रिवर्स लेके गए और अभी इससे पहले हमने ये रिलेशन करी भी थी। तो अब इसके बाद देखिए यहां से मुझे डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू पता है, डेल्टा एस सराउंडिंग किसके इक्वल है, दोनों की वैल्यू पता है, बट हम ये रिलेशन यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है कि हमारे एंट्रोपी चेंज जो है वो इंक्रीज करे। डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी के इक्वल है। अगर ये टर्म हमारी इक्वल है और ये इनइक्वालिटी भी हमारी एग्जिस्ट करती है तो उस टाइम पे मैं लिख सकती हूँ इन दोनों रिलेशंस को यूज करके, इन दोनों ही रिलेशंस को यूज करके हम लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर, यहां नेगेटिव साइन है, यहां आ जाएगा आपका क्यू इरिवर्सिबल बाय टी के। तो यहां से हमारी रिलेशन क्या बनी, डेल्टा एस सिस्टम इंक्रीज करता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी से। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ अगर ये चेंजेस जो हो रहे हैं, चेंज इन एंट्रोपी जो अगर हो रही है वो स्मॉल चेंज की फॉर्म में है
तो ds इज इक्वल टू, ये सिस्टम का ds है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इन सिस्टम, क्यू इरिवर्सिबल बाय t। दैट मीन्स यहां से उसने बोला, क्लॉसियस ने उन्होंने बोला कि अगर मेरा सिस्टम इरिवर्सिबली बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स मेरा एंट्रोपी चेंज इंक्रीज करता जा रहा है। अगर मैं पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान के चलूं, तो आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम उसको अज्यूम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर मैं एंट्रोपी चेंज की बात करूं, तो एंट्रोपी चेंज जो है वो रेगुलरली हमारा इंक्रीज करता जा रहा है। एनर्जी तो हमारे यूनिवर्स की फिक्स है, बट एंट्रोपी जो है वो हमारी चेंज होती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है, वो वैल्यू हमारी बढ़ती ही चली जा रही है। तो यहाँ से उसने क्लॉसियस ने एक इनइक्वालिटी दी कि एंट्रोपी चेंज अगर यूनिवर्स की बात करोगे तो वो हमारी इंक्रीज होती जा रही है। और पेपर में मोस्टली ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी के नाम से 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये चीज अपना ध्यान रखना कि आपकी एंट्रोपी चेंज जो है वो इंक्रीज करती है, और ये वाले रिलेशन हमारी क्लॉसियस इनइक्वालिटी के नाम से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।